नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने YouTube चैनल एंड इंडियन अपडेट पर भारतीय नेवी श्रृंखला का दूसरा एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं और चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के एपिसोड को हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और पहले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। खैर मित्रों, ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज के वीडियो पे चलते हैं पिछले वीडियो से आगे। मित्रों, वर्तमान भारतीय नौसेना की उत्पत्ति सन 1612 में तब हुई थी जब कैप्टन थॉमस बेस्ट की कमान में एक अंग्रेजी पोत ने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हरा दिया था। हालांकि पुर्तगाली हार गए थे, लेकिन इस घटना और व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओं द्वारा जो परेशानी पहुंचाई गई थी ना, उससे अंग्रेजों को सूरत गुजरात के पास बेड़ा बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नौसैनिक शाखा का गठन किया और लड़ाकू जहाजों का पहला स्क्वाड्रन 5 सितंबर 1612 को गुजरात तट पर पहुंचा। उनका उद्देश्य था कि खंबात की खाड़ी और नंबरदार ताप्ती नदियों तक ब्रिटिश व्यापारी शिपिंग की रक्षा की जाए। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना शासन और प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया, कंपनी की मरीन ब्रांच की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। मित्रों, समय के साथ में ब्रिटिश मुख्य रूप से बॉम्बे में ही काम करते रहे और 1686 में नौसेना शाखा का नाम बदल के बॉम्बे मेरीन कर दिया गया। कई बार बॉम्बे मेरीन ने डच, फ्रेंच, मराठा और सिद्धि जहाजों का मुकाबला किया और बहुत बाद में यह 1824 में प्रथम एंग्लो बर्मीज वॉर में भी शामिल हुई। मित्रों, अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वतंत्रता तक नेवी के साथ कैसे काम किया था। मित्रों, सन 1834 में बॉम्बे मेरीन यानी कि आज की भारतीय नेवी हर मैजेस्टी की भारतीय नौसेना बन गई। नौसेना ने 1840 के प्रथम अफीम युद्ध और 1852 में द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध में कार्रवाई की। कुछ अज्ञात कारणों से नौसेना का नाम 1865 से 1870 तक बॉम्बे मेरीन में वापस आ गया, जिसके बाद इसका नाम हर मैजेस्टी की भारतीय मेरीन रखा गया। उस समय मेरीन 2 डिवीजनों में काम करती थी, बंगाल की खाड़ी की अधीक्षक के अधीन कलकत्ता में पूर्वी डिवीजन और अरब सागर के बॉम्बे अधीक्षक के अधीन पश्चिमी डिवीजन। मित्रों, 1892 में बॉम्बे मेरीन का नाम बदलकर रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया और 19वीं शताब्दी के अंत तक इसने 50 से अधिक जहाजों का संचालन भी किया। मरीन ने गश्ती जहाजों, सैन्य वाहकों और माइनस्वीपर्स के बेड़े के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। 1928 में डीएन मुखर्जी इंजीनियर सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे और 1928 में ही आरआईएम को लड़ाकू दर्जा दे दिया गया था, जिसने इसे एक सच्ची लड़ाकू सेना माना और रॉयल नेवी का सफेद पताका फहराने का अधिकार इसे मिल गया। और बाद में 1934 में मरीन को एक पूर्ण नौसैनिक बल में अपग्रेड कर दिया गया। इस प्रकार यह रॉयल इंडियन नेवी यानी कि RIN बन गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती चरणों के दौरान छोटी रॉयल इंडियन नेवी में 5 स्लॉप, 1 सर्वेक्षण पोत, 1 डिपो जहाज, 1 गश्ती पोत और कई मिश्रित छोटे शिल्प शामिल थे। कार्मिक शक्ति केवल 114 अधिकारियों और 1732 नाविकों की थी। युद्ध की शुरुआत से ही जहाज और कर्मियों की संख्या में विस्तार शुरू हुआ और जून 1940 तक नौसेना ने अपने कर्मियों और सामग्री दोनों के संदर्भ में अपनी संख्या को दोगुना कर लिया और 1942 तक युद्ध पूर्व तक अपनी ताकत का लगभग 6 गुना विस्तार कर लिया। नौसेना दुनिया भर में युद्ध के दौरान काम करने में सक्रिय रूप से शामिल थी और भारतीय महासागर के आसपास के अभियानों में भारी रूप से शामिल थे, जिसमें काफिले के एस्कॉर्ट करना, माइनस्वीपिंग करना और सप्लाई के साथ साथ एम्फीबियस हमलों को सपोर्ट करना भी शामिल था। अगस्त 1945 में मित्रों, जब युद्ध समाप्त हुआ तो रॉयल इंडियन नेवी में 25,000 से अधिक अधिकारी और नाविक हो चुके थे। इनके बेड़े में 7 स्लूप, 4 फ्रिगेट, 4 कॉर्वेट, 14 माइनस्वीपर, 16 ट्रॉलर, 2 डिपो जहाज, 30 सहायक जहाज, 150 लैंडिंग क्राफ्ट, 200 हार्बर क्राफ्ट और कई आक्रामक रक्षात्मक मोटर लॉन्चर शामिल थे। मित्रों,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना को 275 कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा, जिसमें 27 अधिकारी, 2 वारंट अधिकारी 123 रेटिंग कार्रवाई में मारे गए, 2 रेटिंग कार्रवाई में लापता हो गए और 14 अधिकारी, 2 वारंट अधिकारी और 123 रेटिंग घायल हो गए। युद्ध में उनकी भूमिका के लिए नौसेना के अधिकारी और रेटिंग्स को सम्मान भी दिए गए, जिसमें 1 केबी मिलिट्री, 1 नाइटहुड, 1 सीबी मिलिट्री, 10 सीआईई, 2 डीएसओ, 1 सीबीई, 15 डीएससी, 1 ओबीई, 28 डीएसएम, 8 ओबीई, 2 आईओएम, 16 बीईएम, 10 भारतीय रक्षा सेवक पदक, 1 रॉयल ह्यूमन सोसाइटी मेडल, 105 डिस्पैच में उल्लेख और 118 मिश्रित प्रशस्ति पत्र शामिल है। मित्रों, युद्ध के तुरंत बाद नौसेना के जहाजों और कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर तेजी से विमुद्रीकरण किया गया और भारतीय के नौसैनिक बल की स्थापना के समय से ही कुछ वरिष्ठ भारतीय राजनेताओं ने नौसेना के भारतीयकरण का भी समर्थन किया था और विभिन्न पहलुओं में रॉयल नेवी के अधीन होने पर अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूर्व संध्या पर आरआईएन में कोई भी भारतीय वरिष्ठ अधिकारी नहीं था और केवल एक वरिष्ठ भारतीय इंजीनियर था। युद्ध के अंत तक भी नौसेना प्रमुख रूप से ब्रिटिश अधिकारियों वाली सेवा बनी रही। 1945 में किसी भी भारतीय अधिकारी के पास इंजीनियर कमांड के ऊपर से कोई पद नहीं था, यानी कि सब कुछ अंग्रेजों के पास ही था और कार्यकारी शाखा में केवल कुछ भारतीय अधिकारियों के पास वास्तविक वरिष्ठ लाइन अधिकारी का रैंक था। यह स्थिति ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के अपर्याप्त स्तर, अधिकारियों और रेटिंग के बीच खराब संचालन, नस्लीय भेदभाव के उदाहरण और पूर्व भारतीय राष्ट्रीय सेना कर्मियों के चल रहे परीक्षणों ने 1946 में भारतीय रेटिंग द्वारा रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को भड़का दिया था। कुल 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नाविक हड़ताल में शामिल थे, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया था। हड़ताल का सपोर्ट किया था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने और नौसैनिक जहाजों से अशांति फैल गई। बंबई के छात्र और मजदूर हड़ताल पर चले गए, लेकिन अंत में हड़ताल विफल हो गई क्योंकि नाविकों को ना तो कांग्रेस ने और ना ही मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। इस कारण से मित्रों हड़ताल असफल हो गई थी। खैर, उसके बाद स्वतंत्रता की पूर्व संध्या भी आ गई और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश बने और भारतीय नौसेना का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें से 21% अधिकारी और 47% नाविक नौसेना में चले गए, जो कि पाकिस्तान की रॉयल नौसेना थी, रॉयल पाकिस्तान नौसेना थी। उस बचे हुए अधिकारी भारत के हिस्से में आए, जिसमें 11,000 कर्मी और 32 जहाज शामिल थे। उसी तारीख से प्रभावी सभी ब्रिटिश अधिकारियों को नौसेना और उसके रिजर्व घटकों से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। साथ ही भारतीय अधिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों की जगह पर प्रमोट कर दिया गया। हालांकि कई ब्रिटिश दविज और वरिष्ठ अधिकारियों को रॉयल इंडियन नेवी में सेवा जारी रखने के लिए आमंत्रित किया गया। रियल एडमिरल जॉन टेलबोग सिविकनेक हॉल ने स्वतंत्रता के बाद नौसेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया और जनवरी 1948 में रॉयल इंडियन नेवी में पहले भारतीय अधिकारी डीएन मुखर्जी कार्रवाई इंजीनियर कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय बने। मई 1948 में कैप्टन अजितेंदु चक्रवर्ती कॉमोडोर के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने और 1950 को भारतीय गणतंत्र बना जब, तो रॉयल शब्द हटा दिया गया और नौसेना को भारतीय नौसेना के रूप में अपनाया गया। नौसैनिक जहाजों के लिए हिज मैजेस्टी शब्द भी हटा करके उसे सिर्फ इंडियन नेवल शिप यानी कि आईएनएस कर दिया गया, जो कि पहले हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप हुआ करता था, अब वो सिर्फ इंडियन नेवल शिप था। मित्रों, खैर मित्रों, ये सब चलता रहा और समय आ गया 1955 का। मित्रों, 1955 तक नौसेना ने स्वतंत्रता के बाद की अपनी कार्मिक कमियों को काफी हद तक दूर कर लिया था। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों ने नेवी से सेकंडमेंट पर नौसेना में सेवा करना जारी रखा और स्वतंत्रता के बाद कई एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों की रॉयल या पाकिस्तानी नौसेना में सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण हो चुका था। नौसेना के पहले कमांडर इन चीफ
एडमिरल सर एडवर्ड पेरी थे, जिन्होंने 1948 में हाल से पदभार संभाला और 1951 में एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क पिजे को सौंप दिया। एडमिरल पिजे 1955 में नौसेना स्टाफ के पहले प्रमुख भी बने और उसी वर्ष वाइस एडमिरल सर स्टीफन होप कार्डिल ने उनका स्थान लिया था। मित्रों, 1950 के दशक तक भारतीयकरण की गति लगातार जारी रही। 1956 में रामदास कटारी पहले भारतीय ध्वज अधिकारी बने और 2 अक्टूबर को उन्होंने बेड़े का पहला कमांडर नियुक्त किया गया। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल कटारी ने भारतीय नौसेना के पहले चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्गिल से भारतीय नौसेना की कमान संभाली और 1962 में नौसेना में सेकंडमेंट पर अंतिम ब्रिटिश अधिकारी नौसेना विमान के प्रमुख कमांडर डेविड किर्क के प्रस्थान के साथ भारतीय नौसेना अंततः पूरी तरह से एक भारतीय इकाई बन गई थी। मित्रों, इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में अभी भी, लेकिन मित्रों वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति की घोषणा करता हूं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।